हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एन के टीचिंग पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इससे पहले के वीडियो में हमने कोशिका की खोज और उसके सामान्य लक्षणों के बारे में कुछ पढ़ा था। आज उससे आगे पढ़ते हैं। आज कोशिका की संरचना के बारे में आपके जितने भी कोई क्वेश्चन हैं या इनके कार्य या इनकी संरचना, इनको लेकर आप कंफ्यूज होते हैं, तो आज आपका ये कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। आइए तो शुरू करते हैं हम। ये एक आपको कोशिका दिख रही होगी, ये एक कॉमन कोशिका है, यानी पादप कोशिका मान लो या जंतु कोशिका मान लो, ये दोनों का मिश्रित रूप है। कहने का मतलब ये है कि इसी डायग्राम के माध्यम से मैं आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों का अंतर करते हुए समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपको इस टॉपिक से संबंधित कभी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए, ये एक कोशिका दिख रही है आपको। इस कोशिका की सबसे बाहरी परत, यानी कि ये ग्रीन कलर की आपको दिख रही होगी, ये होती है कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल सबसे बाहरी परत होती है पादप की। ये केवल पादप में पाई जाएगी, ध्यान रखना। जंतु कोशिका में ये एब्सेंट होती है, यानी कि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती, केवल पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल वॉल की खोज सर्वप्रथम मेलपिगी और गुरु नामक वैज्ञानिक ने शैवाल यानी कि एल्गी में की थी। इसके अलावा इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य हो जाएगा, एक तो सुरक्षा प्रदान करना पादप को, दूसरा हो जाएगा कि पादप को आकार प्रदान करना भी इसका कार्य हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कि ये बनती किसकी है, तो पादप कोशिकाओं में ये सेलुलोज की बनती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में सेलुलोज की बनती है। और आ जाए कि भाई कवक में, यानी कि फंजाई में किसकी बनती है, तो फंजाई में ये काइटिन की बनती है। इसके अलावा जीवाणु में, यानी बैक्टीरिया में, ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनती है। अब इसके बाद में आते हैं इसके, यानी कोशिका भित्ति के अंदर की परत जो आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये कोशिका झिल्ली होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती है। अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली से संबंधित कुछ मॉडल दिए गए थे अभी तक, यानी कुछ सिद्धांत दिए गए थे मान लो, तो इनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एकल कोशिका सिद्धांत दिया गया था, वो रॉबर्टसन द्वारा दिया गया था। फिर इसके बाद में आया एक सैंडविच मॉडल, वो डैनियल और डेविसन द्वारा दिया गया था। और इसका दूसरा नाम भी है, सैंडविच मॉडल का दूसरा नाम है PLLP, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, इसका ये अर्थ है। लेकिन एकल झिल्ली मॉडल और सैंडविच मॉडल, इन दोनों को अमान्य कर दिया गया। इसके बाद में सबसे मान्य मत आया तरल मोज़ेक मॉडल। ये सन 1972 के अंदर दिया गया था, तो इसको मान्य कर दिया। इसमें बताया गया था कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये प्रोटीन लिपिड की तो बनी होती है, साथ में इसमें कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्रा होती है, कुछ अन्य तत्व भी होते हैं, तो इसको मान्य माना जाता है। कोशिका झिल्ली के बाद में बात करते हैं हम केंद्रक की। केंद्रक क्या होता है, ये लगभग सेंट्रल में पाया जाता है। ये क्या है, कोशिका की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण केंद्रक द्वारा ही किया जाता है। अच्छा, बात करते हैं
कि केंद्र की खोज किसने की, तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने 1831 में की थी। केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग माना जाता है। अच्छा, ये पूछ ले कि इसके कार्य क्या है, तो इसके कार्य हो जाएंगे तो कोशिका का नियंत्रण करना, और दूसरा कार्य इम्पोर्टेंट है, आनुवांशिक पदार्थ को सुरक्षित रखना, यानी कि जो भी आनुवंशिक पदार्थ आरएनए या फिर डीएनए है वो केंद्र के अंदर ही सुरक्षित रहता है। ये केंद्रक से संबंधित ही। इसके केंद्र के अंदर क्या है, केंद्रिका पाई जाती है। ये केंद्रिका झिल्ली रहित और गोल संरचना होती है। केंद्रिका का कार्य राइबोसोम का निर्माण करना होता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम कोशिका द्रव्य की, यानी कि साइटोप्लाज्म की। ये कोशिका के अंदर जो भी ये मटेरियल होता है, इसमें ये कोशिकांग होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, तो ये सम्मिलित रूप से कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। कहने का मतलब यह है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों से ही जीव द्रव्य का निर्माण होता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1857 के अंदर की थी। माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं विभाजन करने की क्षमता होती है। इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी कोशिका का शक्ति केंद्र, क्योंकि इसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है, जिसके कारण समस्त शरीर की क्रियाएं संचालित की जाती है। इसके अलावा इसके अंदर श्वसन का कार्य भी किया जाता है। ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया की बात। अब बात करते हैं अंतर्प्रद्रवी जालिका यानी कि ईआर की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर एक यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाने वाली एक झिल्लीदार नेटवर्क है। ये केंद्र के लगी हुई यानी कि सटी हुई होती है लगभग। ये दो प्रकार की होती है, एक आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। राइबोसोम ये आपको दिख रहे होंगे, ये लाल लाल जो दिख रहे हैं इसमें, जो प्रोटीन निर्माण में सहायक है राइबोसोम। इसके अलावा जो एसईआर होती है, एसईआर पे राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। एसईआर में ये देख रहे होंगे आप, इसमें मैंने राइबोसोम नहीं बनाए हैं, तो ये एसईआर है। तो इस पे राइबोसोम अनुपस्थित है, तो इसका कार्य अलग हो जाएगा। फिर इसका कार्य लिपिड और स्टेरॉइड बनाते हैं ये। इसके अलावा इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य परिवहन का हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा विषाक्तहीन करना, कोशिका को विषरहित बनाना होता है। ये आपके ईआर हो गई होगी। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि एक कोशिका में कई जगह खालिस्तान के रूप में कुछ दिखाई दे रही होंगे आपको, ये होती है रिक्तिका। रिक्तिका में कुछ खाद्य पदार्थ हो सकता है, या फिर इसको आकार देने के लिए रस भरा हुआ होता है, तो ये आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है रिक्तिका। अब बात करते हैं हम गोल्जी बॉडी की, यानी कि गोल्जी गाय। अच्छा, गोल्जी गाय की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। गोल्जी बॉडी में 3 पार्ट पाए जाते हैं, सिस्टर्नी, टिबुल्स एंड वेसिकल्स, यानी कि सिस्टर्नी, नलिकाएं और पुटिकाएं।
इसका कार्य बताएं तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण करना गोल्जी बॉडी का कार्य है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम का निर्माण होता है और गोल्जी बॉडी से ही शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम लाइसोसोम की। ये आपका गोल्जी बॉडी हो गया होगा। लाइसोसोम की खोज डी ट्यूबे नामक वैज्ञानिक ने की। लाइसोसोम क्या है? कोशिका का आत्मघाती थैली है, यानी कि सुसाइड बैग है। इसका कार्य क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करना है। इसके अलावा बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ या फिर कोई हानिकारक जीवाणु हुआ तो उनको नष्ट करना इसका कार्य हो जाएगा। अब मैं फैक्ट बताता हूँ आपको कि भाई ER यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका से गोल्जी काय का निर्माण होता है और गोल्जी काय से लाइसोसोम का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे आप। ये फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम अगले कोशिकांग राइबोसोम की। अच्छा, राइबोसोम ध्यान रखेंगे एक झिल्ली रहित कोशिकांग है। इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। आप देख रहे होंगे मैंने चित्र में भी झिल्ली नहीं बनाई है। कहने का मतलब ये बिखरे हुए रूप से पाया जाता है एक प्रकार से। इसकी 2 यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है और एक बड़ी यूनिट होती है। अब बात करते हैं हम लवक। अच्छा, लवक ये केवल प्लांट्स में पाया जाता है, यानी कि केवल पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में एब्सेंट होता है। लवक को हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, हरे रंग को छोड़कर अन्य जो भी रंग पादप में प्रदान किए जाते हैं वो क्रोमोप्लास्ट द्वारा यानी वर्णी लवक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे फूल में हुआ, फल में हुआ, ये रंग बिरंगे क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होते हैं। दूसरा आता है अवर्णी यानी कि एक्रोमेटिक। ये रंगीन होते हैं और जड़ों में पाए जाते हैं, पादप की जड़ों में। इसका कार्य खाद्य संग्रहण होता है अवर्णी लवक का। इसके अलावा तीसरा जो आता है वो आता है हरित लवक, जो कि पादप के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पादप की पत्तियां प्लस कुछ पौधों में तने भी हरित लवक के कारण ही हरे रंग के होते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है, और जब पादप प्रकाश संश्लेषण करेगा तो ही वह स्वपोषी होगा। अब बात करते हैं तारक काय की। अच्छा, तारक काय जंतु कोशिका में पाया जाता है और प्लांट्स में भी पाया जाता है। ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं कि ये जंतु में ही प्रेजेंट होता है जबकि पादप में एब्सेंट कर जाते हैं। ये गलत है, दोनों में ही पाया जाता है। अच्छा, तारक काय का कार्य क्या होता है? सीलिया हुआ, कसाबिका हुआ, इनका निर्माण करना होता है। इसके अलावा कोशिका विभाजन में मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाला कोशिकाओं में भी तारक काय ही होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करा देता हूँ कि भाई एक झिल्ली वाले कोशिकांग कौन से हैं, 2 झिल्ली वाले कौन से हैं और बिना झिल्ली वाले कौन से। तो बिना झिल्ली वाले कोशिकांग की बात करें हम तो राइबोसोम हो जाएगा और केंद्रिका हो जाएगी। इसके अलावा दोहरी झिल्ली वाले की बात करें हम तो दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग हो जाएगा एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक हरित लवक और एक केंद्रक। बाकी इनको छोड़कर जितने भी कोशिकांग हैं वो एकल झिल्ली युक्त हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। यदि कुछ कमी रह गई है तो कमेंट करें, हम उसे और भी अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।